हेलो स्टूडेंट्स, हमने तोरू दत्त जो पोइटेस थी उनके बारे में स्टडी कर ली है। अब हम उनकी फेमस पोएम आवर कैजुरिना ट्री के बारे में स्टडी करते हैं। आवर कैजुरिना ट्री इज मोस्ट पॉपुलर पोएम दैट फ्लोज फ्रॉम द पेन ऑफ तोरू दत्ता. It is a selection from miscellaneous poems published at the end of ancient ballads and legends of Hindustan. It is an autobiographical poem and it gives expression to her nostalgic बोलते हैं इसको nostalgic feelings for the childhood days that she spent in the company of her brother Abzu and sister Arudat. It is divided into 5 stanzas of 11 lines, each with the rhyming scheme ABBA, CCC और EEE. ठीक है, अब सबसे में इसमें नॉस्टैल्जिक हो गया है। इसमें नॉस्टैल्जिक वे में क्यों लिखी है, ऑटोबायोग्राफिकल वे में लिखी हो, किस तरह से हम इनका रिदम स्कीम निकालते हैं, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, अब आपको सबसे पहले तो मैं सिखाती हूँ कि ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम कैसे है। जब कोई भी पोइट अपनी खुद की बारे में लिखता है, अपने खुद के एक्सपीरियंस के बारे में लिखता है, अपनी खुद की फैमिली बैकग्राउंड के बारे में लिखता है, तो उसको ऑटोबायोग्राफिकल, खुद के बारे में खुद का ही लिखना ऑटोबायोग्राफिकल। जब कोई अदर पर्सन हमारे बारे में लिखता है तो बायोग्राफी होती है, और जब हम खुद लिखते हैं तो हमारे लिए ऑटोबायोग्राफिकल लिखी जाएगी। ठीक है, ये इनका डिफरेंस होता है दोनों में। अब इसमें नॉस्टैल्जिक फीलिंग कैसे है? नॉस्टैल्जिक फीलिंग इसलिए है कि वो अपनी चाइल्डहुड डेज को याद करके इस पोएम को लिखती है। इसलिए इस नॉस्टैल्जिक फीलिंग में जो कोई भी चीज़ अगर हमें पुरानी चीज़ अगर हमें याद आती है तो हम उसको पुरानी चीज़ को नए वर्जन में, नए फॉर्म में लिखते हैं, तो वो पोएम हमारा नॉस्टैल्जिक फॉर्म में लिखी होती है। और इसके अलावा ये पोएम है 5 स्टेंजा, मतलब ये स्टेंजा है आपका एक। ठीक है, इसके अलावा स्टेंजा होता है जिसमें फॉर्म जो पोइम है उसका एक मीनिंग शो होता है। इसके लिए इसमें रिदम स्कीम ABBA, CCC, तो कैसे है देखो, ए इसके लाद में स्कार्स है, ये स्टार्स है, सेम प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो ये होगा ए। ठीक है, ये होगा आपका बी और ये होगा बी। इन द सेम में बाउंड, राउंड और बाउंड सेम प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो ये हो गया आपका ए। ठीक है, ABBA हो गया। अब बात है सी, ये हंग है और ये अमंग है, तो सेम प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। ठीक है, और उस तरह सेम बी, गैलेंटली, बी हो गया। उसी तरह ये लास्ट में फिर ई, फ्लोज, क्लोज और रेपोज। तो इस तरह से जो लास्ट का जो वर्ड है उसका अगर प्रोनाउंसिएशन मिल रहा है आपके फर्स्ट लाइन से, इस प्रोनाउंसिएशन को देख के ही हम इस रिदम स्कीम को करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा राउंडा, तो इसमें हमारा बाउंड है, तो ये ए और ये भी हो गया। इसमें स्कार्स है तो इसमें स्टार्स है, तो सेम प्रोनाउंसिएशन होने की वजह से, क्योंकि जैसे हमारे गाने होते हैं उनमें भी हम एक लय के बाद में एक लय यूज़ करते हैं, तो इन द सेम वे पोइम भी हमारे एक तरह से सॉन्ग का ही पार्ट होती हैं। उस सॉन्ग के पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए इनकी रिदम स्कीम इस तरह की होती है ताकि आप इजीली उसको गा सकते हैं। लाइक ए ह्यूज पाइथन बाइंडिंग राउंड एंड राउंड the rugged trunk indented deep with scars up to its very summit near the stars creeper climbs in whose embraces bound. Like a huge python, ह्यूज पाइथन एक अजगर की तरह, ह्यूज मतलब विशाल, पाइथन एक अजगर की तरह, बाइंडिंग राउंड एंड राउंड, जैसे ये आपका पेड़ है। ठीक है, इसके राउंड एंड राउंड, इस तरह की राउंड एंड राउंड में वो कुछ है, अभी उसके बारे में बताया नहीं कि हमें क्या लपेटा हुआ, तो ह्यूज पाइथन की तरह वाइंडिंग राउंड, इस तरह से राउंड एंड राउंड है। द रगड ट्रंक, जिसका ये ट्रंक है ये थोड़ा खुरदरा सा है, इंडेंटेड डीप, और इसमें स्कार्स, इसमें अंदर तक घाव लगे, मतलब अंदर तक ये छिदा हुआ है, उसकी वजह से इस जो क्रीपर है, जो लता है, इसकी वजह से इसमें घाव पड़ गए हैं। कोई भी कोमल अगर कोई भी चीज़ है उसके ऊपर अगर मतलब बहुत दिनों तक कोई चीज़ अगर रहती है तो उसका एक तरह से मार्क बन जाता है, तो यहाँ पर उसी मार्क की बात की है। ठीक है, वेरी सुमिट मतलब ऊंचाई, इससे लगता है इसकी ऊंचाई कहाँ तक पहुँच गई है, तारों के साथ पहुँच गई है। एक क्रीपर क्लाइम्स, अब किसकी बात हो रही है? एक लता की बात हो रही है जो पाइथन की तरह उस ट्रंक, उस पेड़ पर वाइंडिंग एंड बाउंडिंग हो गई, इस तरह से बाइंडिंग एंड बाइंड हो गई है। और जो ट्रंक है, जो तना है उस पेड़ का, वो थोड़ा खुरदरा है, और जिसमें उस लता की वजह से गहरे घाव हो चुके हैं, इंडेंटेड डीप, गहरे हो चुके हैं।
अप टू इट्स, और इसकी जो हाइट है, इस पेड़ की हाइट है वो इस तरह लगता है स्टार्स तक पहुँच चुकी है, मतलब उसकी हाइट ज़्यादा है। सुमिट मतलब हाइट को बोला है यहाँ पर। एक क्रीपर क्लाइम्स, एक लता चढ़ रही है, इन हुज एम्ब्रेसेस बाउंड, जो उसने क्या किया, इस तने को गले लगा रखा है। नो अदर ट्री कुड लाई, अगर किसी और को इस तरह से अगर ये लता गले लगाती, एम्ब्रेसेस लगाती, तो कोई अदर ट्री तो सर्वाइव ही नहीं कर पाता। बट गैलेंटली द जाइंट बीन द स्कार्फ एंड फ्लावर्स आर हंग इन क्रिम्सन clusters all the bough among, whereon all day are gathered bird and bee, and often at night the garden overflow with one sweet song that seems to have no close, sung darkling from our trees while men repose। अब यहाँ पर ये बोल रहा है, देखो इसको दोबारा स्टडी करते हैं। लाइक ए हुज पाइथन बाइंडिंग राउंड एंड राउंड द रग trunk indented deep with scars up to its very summit height को रिप्रेजेंट किया नियर द स्टार्स। अब ये बोल रहा है, यहाँ से हम इसको पढ़ते हैं, एक क्रीपर क्लाइम, एक लता चढ़ रही है ना। अब ये किसकी तरह, जो पाइथन अजगर की तरह उस तने के चारों ओर लटकी हुई है, जिसकी वजह से तना हल्का पहले से ही खुरदरा था, बट उसकी वजह से उसमें इंडेंटेड डीप स्कार्स घाव हो चुके हैं, और उस पेड़ की हाइट ऐसा लग रहा हो तारों तक हो। तो यहाँ तक आप कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम इन हुज एम्ब्रेसेस बाउंड, और जो लता जिसने एम्ब्रेसेस गला लगा रखा है, उस पेड़ को इतने तरीके अच्छे, इतने कस के गले लगा रखा है कि नो अदर ट्री कुड लाइव, कि अगर कोई दूसरा पेड़ होता तो वो कभी भी सर्वाइव नहीं करवाता। बट गैलेंटली द जाइंट बी द स्कार्फ, बट ये गर्व से और बहादुरी से जाइंट, ये विशाल जो पेड़ है, उसने तो स्कार्फ की तरह इसको धारण कर रखा है। एंड फ्लावर्स आर हंग इन क्रिम्सन क्लस्टर ऑल द वे अमंग, और जो फूल हैं वो इस तरह से लटके हुए हैं जैसे कि रेड कलर, क्रिम्सन क्लस्टर, रेड कलर के जो फूलों के गुच्छे होते हैं उनको यहाँ पर क्रिम्सन क्लस्टर बोला है। क्लस्टर गुच्छा होता है, क्रिम्सन रेड कलर के फ्लावर्स हैं, जो उस पेड़ पे फ्लावर्स हैं वो लटके हुए हैं। एंड ऑल द वो अमंग, सभी जो शाखाएँ, जो टहनियाँ हैं, ये पेड़ है तो इस पर शाखाएँ लटकी हुई, तो इन शाखाओं के बीच में गुच्छों की तरह वो फूल लटके हुए हैं। वेयर ऑन, जहाँ पर, वेयर मतलब जहाँ पर, ऑल डे पूरा दिन, आर गेदर वर्ड, पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं, एंड वी और मक्खियाँ भी, एंड ऑफन एट नाइट द गार्डन ओवरफ्लो, और ज़्यादातर अक्सर नाइट, रात को, द गार्डन ओवरफ्लो, पूरा गार्डन भर जाता है, विद वन स्वीट सॉन्ग दैट सीम्स टू हैव नो क्लोज, और एक मधुर संगीत से, एक चलचलाहट के संगीत से पूरा गार्डन ओवरफ्लो हो जाता है, जो ऐसा लगता है टू हैव नो क्लोज, जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, मतलब उसके कभी भी ख़त्म नहीं होने के कोई चांस ही नहीं है। संग डार्कलिंग फ्रॉम आवर टी, जैसे जैसे अंधेरा होता जाता है, रात बढ़ती जाती है, उस ध्वनि को, उस संगीत को गाया जाता है, जो संगीत मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वाहेल मैन रिपोज, रिपोज मतलब शांति में चले, जब मनुष्य सो जाते हैं तब वो मधुर संगीत जो रात में होने पर ही बढ़ता है, वो मेरे आंगन को भर देता है। मेरे आंगन में वो कंटिन्यूटी से रोज़ रोज़ वो संगीत को रात को गाया जाता है, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप समझ रहे हो, यहाँ पर एक पेड़ है, कैजुरिना ट्री, एक कॉमन पेड़ है। उस कॉमन पेड़ जो इस तरह से होता है, थोड़ा इस तरह से, उसके कॉमन पेड़ की यहाँ पर बात की है। उस कॉमन पेड़ को यहाँ उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ से कनेक्ट किया है। तो हमें पहले तो वो सिर्फ हमें इस फर्स्ट स्टेंजा में तो हमें वो ट्री का ही वो देती हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरह का होता है, किस तरह उसकी बेल होती है। फिर लास्ट में वो हमें बताएंगे कि वो ट्री उनसे क्यों कनेक्ट है, और ट्री की उनकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट भूमिका है, उनकी क्या इम्पोर्टेंट रोल है। तो इस सब चीज़ों के बारे में हम फर्दर जो हमारे वीडियोज़ आएंगे उनमें हम स्टडी करते हैं। ठीक है।